ये कहानी मीरा रोड से यूसुफ भाई ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये बात 1992 की है, जब मैं मीरा रोड पर शिफ्ट हुआ था। दरअसल उससे पहले मैं जोगेश्वरी में रहा करता था, लेकिन कुछ पैसों की वजह से मुझे अपना घर बेचकर मीरा रोड पर शिफ्ट होना पड़ा। जब मैं मीरा रोड पर शिफ्ट हुआ तो मुझे राहुल टावर में घर मिला। नए नगर में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस टावर था। जब मैंने उस टावर को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसलिए मैंने वहाँ पर अपना घर खरीद लिया। लेकिन घर खरीदने से पहले मैं ये नहीं जानता था कि राहुल टावर पहले एक हॉस्पिटल हुआ करता था। जब मैं वहाँ पर शिफ्ट हुआ था तो मुझे पता नहीं था कि ये पहले हॉस्पिटल था। यही नहीं, जो राहुल टावर का कॉरिडोर था वो भी एक हॉस्पिटल के जैसा ही था। मुझे वहाँ शिफ्ट होने के कुछ 1.5-2 महीने के बाद और भी काफ़ी सारी सच्चाइयाँ पता चली। उससे पहले मैं कुछ नहीं जानता था। हमारी फैमिली में कुल मिलाकर 12 लोग रहते थे और हम लोगों ने घर लिया था। वहाँ पर वो 1 BHK का था। जब हम लोग वहाँ पर शिफ्ट हुए तो अपने काम के लिए रोज़ाना सुबह में अपने पुराने घर के पास, यानी कि जोगेश्वरी, मेरी वहाँ पर दुकान थी तो वहीं चला जाया करता था और घर पर रात में तकरीबन 10 बजे तक आता था। शुरू के 4-5 दिन तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। मुझे अच्छे से याद है, जब वो 4 या 5 दिन के बाद मैं एक शाम में अपने घर लौटा तो मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि मुझे घर में कुछ अजीब सा लगता है। इसके साथ मेरी माँ का ये भी कहना था कि घर में ऐसा लगता है कि कोई तो है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हाँ, हम उसे महसूस ज़रूर कर सकते हैं। मैंने मेरी माँ की बात पर इतना ध्यान नहीं दिया और फिर कुछ संडे का दिन था तो मेरी छुट्टी थी। हम सभी लोग घर पर बैठे हुए थे। जिस समय मैं राहुल टावर में शिफ्ट हुआ था, उस टावर में बहुत कम घरों में ही लोग रहा करते थे। अब सब का दिन वैसे तो बहुत अच्छा होता था, लेकिन मैं कुछ पैसों की वजह से परेशान था। तो मैं सुबह में उठकर परेशानी में मेरी पत्नी से कहने लगा कि आज भी मुझे काम पर जाना चाहिए था, लेकिन क्यों, आज तो मार्केट ही पूरा बंद रहेगा, इस वजह से मुझे घर में ही रुकना पड़ेगा। उसने भी कहा कि ठीक है। मैं जब घर पे बैठा हुआ था तब कुछ दोपहर के 2:30 बजे हमारे घर के दरवाजे पर डोरबेल बजती है। मैंने जब दरवाज़ा खोला तो बिल्डिंग का वॉचमैन था। उस वॉचमैन ने मुझसे कहा कि आप लोग यहाँ पर नए आए हो, मुझे पता चला। मैंने कहा, तो 5 दिन के बाद तुम्हें ये बात पता चल रही है क्या? मुस्कुराया, कहने लगा, साहब कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने कहा, दिक्कत किस बात की होगी? वो कहने लगा कि दरअसल इस बिल्डिंग में जो भी रहता है उसे कोई ना कोई बात की दिक्कत होती है, इसलिए ज़्यादातर लोग इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। मैंने कहा, इस घर को, यानी कि? वो बस मुस्कुराया और कहने लगा कि क्या आपको नहीं पता कि आपसे पहले 3 लोग इस घर में रहने के लिए आए थे और तीनों ने सिर्फ 1 ही महीने में इस घर को छोड़ दिया था। मैं उसकी बात को समझ पाता कि इससे पहले वो मुझसे कहने लगा कि जब आपके पास टाइम हो तब आप नीचे आके मुझे मिलना। उसके बाद शाम के कुछ 5:30 या 6 बजे होंगे और मैं नीचे उतरा और मुझे वो वॉचमैन दिखाई दिया। मैं उससे पूछने लगा कि क्या बात है भाई? उसने बताया कि साहब, आप लोग जब से यहाँ पर आए हो रहने के लिए, तब से मुझे बार बार एक चीज़ का डर लगता है। मैंने कहा, किस बात का? वो कहने लगा कि जो
3 लोग आपसे पहले इस घर में आए थे, वो तीनों के साथ बहुत बुरा हुआ। तीनों की फैमिली में से एक एक मेंबर मर चुका था। मैंने कहा वो कैसे? वो कहने लगा कि इस पूरी बिल्डिंग में कोई आत्माएं भटकती हैं, लेकिन जिस घर में आप रहते हो वो दरअसल इस हॉस्पिटल का मुर्दा घर हुआ करता था। मुझे उसकी ये बात सुनकर बहुत ही अजीब सा लगा। मैं ये सोच में पड़ गया कि क्या पता ये बोल रहा है और इसकी बात में कितनी सच्चाई है। उसने फिर मुझसे दोबारा कहा कि आप लोग भले लोग लगते हैं, इसलिए मैं आपको पहले से ही ये बात बता रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आप लोगों के साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए जिसके बाद आपकी फैमिली में से किसी न किसी मेंबर की मौत हो जाए। मुझे उसकी ये बात सुनकर बहुत ही अजीब लगा और तुरंत ही मेरी माँ की मुझे बात याद आ गई। मैंने उससे कहा कि और भी कुछ जानते हो? वो कहने लगा कि जो आपसे पहले यहाँ पर लोग आए थे उनका ये कहना था कि कई बार ऐसा होता था घर में उन्हें किसी का टच महसूस होता था। मैंने कहा टच यानी? तो उसने बताया कि ऐसा लगता था कि कोई कोई तो अदृश्य इंसान है। ऐसा लगता था कि किसी का हाथ लगा है, किसी का पैर लगा है, लेकिन उनके बाजू में तो उनकी फैमिली का कोई मेंबर नहीं होता था। उसकी ये बात तो मैंने सुन ली थी और उसके बाद मैं घर आ गया। एक तो वैसे ही मैं पैसे का टेंशन लिया हुआ था और दूसरा ये टेंशन। फिर भी मैंने उसकी बातों को इग्नोर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन क्या पता था कि आगे चलकर मेरे साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है। उसी रात की बात है। रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास मैं और मेरी फैमिली में से 3 लोग यानी कि कुल मिलाकर 4 लोग हम चारों हॉल में बैठकर जब टीवी देख रहे थे। जो मेरा सोफ़ा था उसके बाजू में एक टेबल था और उसी टेबल पर पानी का जग रखा हुआ था। मैंने अचानक से एकदम से पानी का जग उठाने के लिए जब अपना हाथ आगे बढ़ाया तो सच में मुझे ऐसा लगा कि मेरा हाथ किसी को टच हुआ, लेकिन मेरे बाजू में सोफ़ा पर कोई नहीं बैठा था। सभी लोग नीचे ज़मीन पर बैठे हुए थे। मैं एक बार फिर अपने आसपास देखने लगा और ये सोचने लगा कि मेरा हाथ सोफ़े से ही तो नहीं टकराया, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा कि किसी इंसान से मेरा हाथ टकराया। मैंने उस समय तो पानी का जग उठाया और पानी पीकर जग को वापस रख दिया और मैं फिर अपने कमरे में रात के कुछ लगभग 11 बजे तक सोने चला गया। मुझे हालांकि ये बात खटक रही थी, लेकिन इस बात पर ध्यान नहीं देते हुए अगली सुबह का मैं बहुत ज़्यादा टेंशन लिया हुआ था। मैं अगली सुबह उठा और उठकर मैं अपने काम पर चला गया। जब मैं शाम को काम से लौटा तो मेरे घर में मेरी माँ और मेरी पत्नी और मेरा छोटा भाई ये तीनों ही लोग नहीं थे। मैंने घर पर घुसते समय साथ पूछा कि और सब लोग कहाँ हैं? तभी मेरे छोटे भाई के बेटे ने कहा कि चाचा दादी को हॉस्पिटल लेकर गए हुए हैं। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? उसने बताया कि दादी का पैर जल गया है। मैंने कहा वो कैसे? उसका ये कहना था कि पता नहीं दादी किचन में क्या करने के लिए गई थी तो गरम गरम खाने की जो पतीली थी वो उनके पैर पर गिर गई। मैंने मन ही मन ये सोच लिया था कि हो सकता है माँ को दिखा ना हो और उनका भी हाथ लग गया हो, पतीली गिर गई होगी। और वैसे ही मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने अपनी माँ को देखा। तब तक मेरी माँ की मरहम पट्टी हो चुकी थी। मैं मेरी माँ के पास जाकर बैठा। मेरी माँ धीरे से मेरे कान में बोलने लगी कि इस घर को जितनी जल्दी हो सके छोड़ देते हैं। उस समय मैं माँ की बात समझ नहीं पाया। मैंने माँ को लिया और जब रास्ते में आते आते मैं और मेरी माँ घर की तरफ जा रहे थे तब मैंने पूछा कि माँ आपने ऐसा क्यों कहा, उस घर को छोड़ देते हैं, क्या बात हुई?
माँ ने कहा कि किचन में पानी पीने के लिए गई थी। पानी का जग वॉश बेसिन के पास रखा हुआ था और गैस का जो स्टोव था जिस पर खाना बनाते हैं तो काफ़ी दूर है किचन टेबल पर। लेकिन मैंने अपनी आँखों से ये चीज़ देखी कि अपने आप वो पतीली धीरे धीरे खिसकते हुए वॉश बेसिन की तरफ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे जानबूझकर धक्का दे रहा हो। और उसके बाद वो पता नहीं मेरे पैर के पास एक जोर सी आवाज़ के साथ गिर गई। मैं तो बूढ़ी हूँ, भाग भी नहीं सकती, इसी वजह से मेरा पैर जल गया। मैंने जब माँ की ये बात सुना तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में ऐसा हो सकता है क्या। इसके बाद मेरा जो छोटा भाई मेरी माँ के साथ में ही था वो कहने लगा कि भाई मेरे भी साथ 2-3 दिन से कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। उसका कहना यह था कि जब रात में वो सब लोग हॉल में सोते हैं तब पंखा चलते चलते अपने आप बंद हो जाता है। कई बार लाइट अपने आप चालू हो जाती है। यही नहीं बल्कि साफ स्विच बोर्ड की आवाज़ भी आती है जिससे ये पता चलता है कि कोई अदृश्य शक्ति जाके स्विच बोर्ड के बटन को बंद कर देती है और चालू कर देती है। उन लोगों की ये सब बातें सुनकर मुझे और ज़्यादा टेंशन होने लगा। मैं घर पहुंचने के बाद मैंने सभी मेरे घर के मेंबरों से कहा कि आप लोग ऊपर जाओ, मैं आता हूं। और मैं नीचे खड़े होकर उस वॉचमैन को ढूंढने लगा। पहले तो मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन जहाँ पर वो बैठा था मैं उसी की कुर्सी पर जाकर बैठ गया। फिर मैंने देखा कि वही वॉचमैन कहीं से आ रहा था। मैंने उससे कहा, अरे कहाँ चले गए थे यार, आप ऐसे ही बिल्डिंग को छोड़ के चले जाते हो। मैं थोड़ा गुस्से में भी था। कहने लगा कि साहब खाना लेने गया था। फिर मैंने उससे पूछा कि आपने जो जो बात बताई मुझे लगता है कि वो सारी बातें सच हैं, क्योंकि ऐसे 2 घटनाएं अब मेरे घर में घट चुकी हैं। वो कहने लगा, साहब मैंने आपको इसीलिए पहले ही बताया था, लेकिन आप मेरी बात समझ नहीं रहे थे। ये घर आपको इतना सस्ता इसीलिए मिला है। मैंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था इतना सस्ता इसलिए है क्योंकि मीरा रोड को वैसे भी कोई इतना पूछता नहीं है, यहाँ ज़्यादा लोग रहने के लिए भी नहीं आते हैं। वो कहने लगा, वैसे तो इस बिल्डिंग के सभी घर बहुत सस्ते हैं, लेकिन जो घर आपको मिला वो उन कीमतों की भी आधी कीमत मिला होगा। तो आप समझिए कि आपको इतना सस्ता घर क्यों मिला। उस बात को मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया और अगले दिन तुरंत उस आदमी के पास पहुंचा जिसने हम लोगों को वो घर बेचा था। मैं उससे जाके जब सब पूछताछ की तो कहने लगा कि हमें ऐसा लगता था कि वो घर मनहूस है हमारी फैमिली के लिए, इसलिए हम लोगों ने उस घर को बेच दिया। दरअसल जो आदमी का घर पहले था उसका नाम नवाब था। वो कहने लगा कि हम लोगों ने मौलाना को बुलाया था उस घर पर और मौलाना ने कहा कि ये घर ठीक नहीं है, आप लोगों के लिए जितना ही जल्दी हो सके इस घर को बेच दो। इसके बाद वो ये भी कहने लगा कि हमारे सिर्फ फैमिली मेंबर को ही नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि हमारे बिजनेस में भी एक बहुत बड़ा हम लोगों ने एक लॉस को झेला है। मुझे उसकी ये सब बातें सुनकर उस समय बस यही लग रहा था कि अब मुझे भी इस घर को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। इसके बाद मैं तुरंत अपने एक दोस्त के पास गया। उससे जाके मैंने पूछताछ की। उसने बताया कि जोगेश्वरी में तो तुझे छोटा मोटा घर तो मिल जाएगा किराए पर, तो उस घर को जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी बेच दे। मैंने उसकी ये बात सुनी और अपने घर आया और अपने घर आकर अपने घर की पार्टी लगाना शुरू किया। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि उस घर की पार्टी मिलने को तैयार ही नहीं थी। यानी जो कोई भी आता था हमारा घर देखने से पहले वो पहली बार में ही देखते देखते साफ साफ मना कर देता था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लोग घर में ऐसा क्या देखते हैं जिस वजह से कोई भी उस घर को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। मैंने जितने में उस घर को खरीदा था उससे कम कीमत में भी उस घर को बेचने के लिए तैयार था, फिर भी उस घर को कोई खरीदने वाला नहीं था। लगभग और कुछ हफ्ता 2 हफ्ता ऐसे ही चला कि फिर से एक रात में मैं काम से लौटा तो पता चला कि घर पर बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। वो ये थी कि हॉल का फ़ैन जो था
वो फुल स्पीड से चल रहा था। वो चलते चलते अपने आप ऊपर से नीचे गिर गया। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन पता नहीं वो कैसे हुआ। और जो नीचे कांच का पानी का जग रखा हुआ था, उस जग का पानी गिर गया और वो जग बुरी तरह से चकनाचूर हो गया। जग के जो कांच के टुकड़े थे वो हमारी ही फैमिली के 2-4 मेंबर्स को जाके चुभ गए थे। बल्कि जब उस कांच के टुकड़े को उनके शरीर से निकाला गया तो खून बहने लगा। उस समय ये सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने अब फैसला कर लिया था कि भले ही इसकी पार्टी मिले या ना मिले, लेकिन इसी महीने में अपने घर वालों को लेकर वहाँ से कहीं दूर चला जाऊँगा। जोगेश्वरी में जो मुझे घर मिला था वो एक चौल में मिला था, सस्ते किराए पर ही मिला था। मैंने फैसला कर लिया था कि हम जाके उसी चौल में रहेंगे। वैसे घर बहुत छोटा था, लेकिन हमें 2 घर किराए पर लेने पड़े क्योंकि हमारी फैमिली में तकरीबन 12 लोग थे। हम सभी लोग उस घर में शिफ्ट हो गए। जब वहाँ पर हम लोग शिफ्ट हुए तो सब कुछ मानो पहले जैसा ठीक हो गया था। जो मेरी माँ थी वो कहने लगी कि उस घर में पता नहीं क्यों मेरा दम घुटता था। मेरी पत्नी ने मुझे 1-2 बात और बताई जिसे सुनकर सच में मेरा दिल दहल उठा। उसका कहना था कि रात के समय ब्लैंकेट ओढ़कर जब हम सोया करते थे, क्या कभी आपने बात को नोटिस किया कि वो रोज सवेरे ब्लैंकेट बिस्तर पर होता ही नहीं था, वो तो अपने बेड के नीचे पड़ा होता था। मैंने अपने दिमाग पर जोर डाला, तब मुझे याद आया कि सच में ये बात तो सच है, जो ये बता रही है बिल्कुल ठीक है। मैंने उससे कहा कि हाँ, ये बात मुझे अब याद आई। उसने कहा कि ऐसा रोज हम लोगों के साथ होता था। मुझे कई बार ऐसा बिल्कुल साफ साफ महसूस होता था कि हमारे ऊपर से कोई ब्लैंकेट खींच कर नीचे फेंक रहा हो। तो ये थी हमारी आज की दोनों कहानियाँ। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं।